आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है आपको सीधे लिए चलूंगा। जंग के बीच एक और बड़ा बवाल हो गया। ट्रंप की पार्टी में कैसे धाएं धाएं हो गई, कौन आया और गोली चलाकर चला गया, देखिए जरा। ट्रंप ने पत्रकारों को पार्टी दी थी, पत्रकार इस पार्टी में शामिल हुए थे। Correspondents Association from CBS News. यही वो पार्टी है जिसमें ट्रंप शामिल हुए थे। सब कुछ शांत था, ट्रंप पहुंच गए थे तैयार होकर, पत्नी मेलानिया भी साथ थी। लेकिन उसी बीच देखिए क्या हुआ। ट्रंप बैठे ही थे, ट्रंप को कुछ बताया ही जा रहा था, इसी बीच गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ध्यान से सुनिए। ट्रंप बैठे हैं, उनकी पत्नी बगल में बैठी है और गोलियों की गड़गड़ाहट आ रही है। ट्रंप को लगा कि कहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद फौरन बात देखिए जरा, ट्रंप को बचाने की कोशिशें शुरू हुई। अब आपको दिखाऊं गोली चलाने वाला हमलावर, यह अटैकर भागा। अगर आप देखिए फौरन भागा है तेजी से। सीक्रेट सर्विस के जवान मौजूद हैं, बीच से गोली चलाता हुआ भागा है हमलावर। उसके बाद उसके पीछे बाकी लोग भागे। हमलावर के पीछे आप देखिए ये 6-7 सीक्रेट सर्विस के जवान भागे हैं और ये ट्रंप की तरफ बढ़ रहा था, यानी उस जगह जा रहा था जहां ट्रंप मौजूद थे। और उसके बाद देखिए क्या हालात थे। उसके बाद ये ट्रंप बैठे हुए, आप देख रहे हैं, ये जेडी वेंस यानी उपराष्ट्रपति बैठे हुए। इन्हें हटाने की तैयारी थी। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच इन्हें उठाया गया। देखिए उपराष्ट्रपति को खींच के ले गए सीक्रेट सर्विस के जवान। अब ट्रंप की बारी थी। हालात देखते हुए ट्रंप नीचे, कुर्सी के नीचे आए, टेबल के नीचे, और उसके बाद ट्रंप को बचाया गया। ये देखिए ट्रंप को उठाकर ले जा रहे हैं। फिर से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, और ये जो आप लाल घेरा देख रहे हैं, यहीं ट्रंप छिपे हुए हैं। यहीं ट्रंप को उठाया है और उसके बाद लेकर गए हैं। ये ट्रंप को ले जाते हुए। और आइए एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ट्रंप के डिप्टी यानी जेडी वेंस जिस वक्त भागे, उन्हें किस तरह से ले जाया गया है, ये वो तस्वीर है। जेडी वेंस बैठे थे, उनके कमांडोज ने कोट से दोनों शोल्डर से उन्हें उठाया और खींचकर बाहर ले गए। दूसरी तरफ देखिए ट्रंप को बाहर ले गए। President being escorted out one side, the vice president. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को लेकर जा रहे हैं। जेडी वेंस वही जो कई बार इस्लामाबाद पहुंचे, एक बार ईरान से बातचीत करने के लिए। उसके फौरन बाद अमेरिका की खास सुरक्षा दस्ता, जिसे आप कैट के नाम से जानते हैं, वो एक्टिव हो गई। फौरन बंदूक लेकर अत्याधुनिक हथियारों के साथ उस ओर भागी जहां ट्रंप मौजूद थे, जहां हमलावर मौजूद थे। Down the center.
What the Stay back, stay back, stay back. और उसके बाद सोचिए जरा क्या मंजर था। पत्रकार वहां मौजूद थे क्योंकि पत्रकारों का डिनर था। उसके बाद की तस्वीरें देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं टेबल के नीचे पत्रकार सब झुक गए अपनी जान बचाने के लिए। लोग चिल्ला रहे हैं कि अब आप सुरक्षित हैं। मुझे ठीक से पता नहीं, मैंने बस सुना, इस दरवाजे से जोरदार 4 आवाजें सुनी। अब हम सुरक्षित तो हैं। अभी भी मेजों के नीचे निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। ये घटना कार्यक्रम के शुरुआती 15 से 20 मिनट के भीतर हुई। और वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप बैठे थे। हमने अफरा तफरी का माहौल देखा। कैबिनेट के सदस्य भी यहाँ मौजूद थे, जिन्हें यहाँ से जल्द सुरक्षित निकाल लिया गया। अब देखिए जरा, उसके बाद देखिए बाहर क्या हाल था। होटल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस फौरन कार्रवाई में जुटी थी। पुलिस पहुंचनी शुरू हुई, एम्बुलेंस पहुंचनी शुरू हुई, हेलीकॉप्टर आसमान में आ गए। सोचिए हड़कंप मच गया। जिस जगह दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति हो, वहां गोलियां चल रही हो, उस देश का हाल क्या होगा? उस देश में कितनी दहशत उस वक्त होगी, अफरा तफरी का मंजर होगा। आखिरकार उस अटैकर को पकड़ा गया। यह है उस अटैकर की तस्वीर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसकी तस्वीरों को ट्वीट किया है। यह वो अटैकर है जिसे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। उसकी गहन जांच और तलाशी ली गई। उसके पास कोई और हथियार तो मौजूद नहीं है क्योंकि कई हथियार लेकर घुसा था ये। और उसके बाद वहां पर मौजूद जो रिपोर्टर थी, वहां हालात क्या थे वो बता रही, सुनिए जरा। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा। और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। तो पत्रकार को आप सुन रहे थे जो उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। अब आपको बताऊं उसके बाद ट्रंप का काफिला वहां से निकला है। ये आप देख रहे हैं ट्रंप की गाड़ी, उनका कॉन्वॉय। फौरन ट्रंप को हिल्टन होटल से हटाया गया। जब अमेरिका और ईरान में जंग को लेकर पारा हाई है, तब वॉशिंगटन में ट्रंप के सामने धाए धाए हो गया। ट्रंप डिनर कर रहे थे और तभी गोलियां चलने लगी। देखते ही देखते पूरे होटल में हड़कंप मच गया। ट्रंप को बचाने में कमांडो कूद पड़े, जान पर खेल कर उन्हें उठा ले गए। लेकिन कौन है जो ईरान को तबाह करने वाले ट्रंप को मारना चाहता है? जो काम खमनेई की फौज नहीं कर पाई, उसे अमेरिका में बैठकर कौन अंजाम देने में लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमलावर ईरान युद्ध का बदला ट्रंप से लेने आया था? अब सोचिए जरा, जिस वक्त गोली चल रही थी वहां कौन कौन मौजूद था? अमेरिका के सारे बड़े लोग मौजूद थे। देखिए एक एक की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे उसमें डिनर में। उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप मौजूद थी और ट्रंप के राइट हैंड उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। इनके अलावा कौन लोग थे देखिए जरा। मार्को रूबियो
अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद थे, ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप के और करीबी पूरे जंग पर जिनकी नजर रही है, पीट हेगसेथ जो रक्षा मंत्री अमेरिका के, वो भी उस डिनर में थे। FBI के डायरेक्टर काश पटेल मौजूद थे, ट्रंप के ठीक पीछे खड़े थे काश। और प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट को आप देख रहे हैं, ये भी मौजूद थी। वो हैं जो अब तक जंग के दरमियान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपने इन्हें देखा होगा। साथ ही तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं तुलसी। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, अमेरिका की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, वहां गोलीबारी होना, किसी को गोली लगना अमेरिका के लिए कितना बड़ा दाग होता ही। अब देखिए जरा हुआ क्या, मैं आपको पूरी घटना बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे इस डिनर में, सामने पत्रकार थे, गोली चलानी शुरू की शूटर ने, तो फौरन बाद भगदड़ मच गई। ये जो आप भगदड़ देख रहे हैं, वॉशिंगटन में डिनर के दौरान फायरिंग से यह हड़कंप मचा है। और होटल हिल्टन में पत्रकारों के डिनर के दौरान गोलीबारी हुई। हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर फायरिंग पहले शुरू की। ट्रंप और गेस्ट बॉलरूम के अंदर मौजूद थे उस वक्त। तभी हमलावर ने अचानक गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लगभग 7 राउंड तक इसने फायरिंग की है। इस वक्त ट्रंप और मेहमान डिनर कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, पत्रकार सवाल भी पूछने वाले थे। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया इस तरह से। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप सहित कई मेहमान शामिल थे और ट्रंप की पत्नी मेलानिया जेडी वेंस सहित कई बड़े अफसर भी मौजूद थे। साथ ही सुरक्षा में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट फौरन एक्शन में आ गया ट्रंप को बचाने के लिए। गोलीबारी के बाद वहां मौजूद लोग मेज कुर्सी के नीचे छिप गए खुद को बचाने। सुरक्षा कर्मियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पहले सुरक्षित बाहर निकाला इस जगह से। इसके बाद मौजूद बड़े अधिकारियों को एक एक कर बाहर निकाला गया, इस हमलावर से बचाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ ही देर में हमलावर को दबोच लिया और हमलावर के पास से एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू भी बरामद हुए। जिस होटल में कार्यक्रम था, यह हमलावर दरअसल यहीं पर ठहरा हुआ था, इसी होटल में। जिस कमरे में वो ठहरा था, पुलिस उसकी जांच कर रही है इस वक्त। हमलावर करीब 150 फीट दूर से दौड़ता हुआ आया और हथियारों के साथ वो अंदर कैसे पहुंचा, इसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसकी भी जांच हो रही है। हमले में एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी है। गनीमत यह है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। अस्पताल में सुरक्षाकर्मी का इलाज चल रहा है इस वक्त। पुलिस के मुताबिक हमले के पीछे का मकसद क्या था, यह अब तक साफ नहीं है। साथ ही वो किसे निशाना बनाना चाहता था, यह भी तस्वीर साफ नहीं है। ट्रंप पर चुनाव के दौरान भी हमला हुआ था, आपको याद होगा। हमले पे के 1.5 घंटे बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए इस हमले के बाद, और ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति एक खतरनाक जॉब है। ट्रंप ने कहा इसे अमेरिका के संविधान पर हमला बताया है। साथ ही सीक्रेट सर्विस की भी जमकर तारीफ की, जिन्होंने ट्रंप की जान बचाई। ट्रंप ने कहा सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका की पुलिस क्या कह रही है। रात के 8:36 पर एक शख्स यूएस सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट पर होटल के लॉबी एरिया में आ पहुंचा। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। चेक पॉइंट पर उसकी जांच के वक्त उसने फायरिंग कर दी। सुरक्षाकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। हम हमलावर की एक एक डिटेल खंगाल रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम सभी साक्ष्यों की जांच करेंगे और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब आपको बताऊं अटैकर कौन था, गोली चलाने वाला ट्रंप पर कौन था, क्या वो ट्रंप की हत्या करने के मकसद से आया था। अब सवाल ये, पहले उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है वो शख्स, शिकंजे में आरोपी, और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक उसकी पूरी प्रोफाइल इमेज आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें उसे अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, जमीन पर लिटाया गया। उसकी गहन जांच हुई, इसलिए भी कि कहीं कुछ और हथियार तो उसके पास नहीं है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसका एक प्रोफाइल। यह है एलन का प्रोफाइल। देखिए क्या लिखा हुआ है, खुद को गेम डेव कहता है, यानी गेम डेवलपर था ये। इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, C2 एजुकेशन, ये सारी चीजें इसके प्रोफाइल में हैं। आइए अब हमलावर के बारे में जो पता चला है उसके बाद जांच हो रही है। हमलावर के बारे में मैं आपको बताऊं कि पुलिस को अब तक क्या जानकारी मिली। ये आप देख रहे हैं हमलावर। ईरान अमेरिका सीजफायर के बीच इस हमले ने टेंशन और बढ़ा दी है। क्या ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला करवाया? क्योंकि जंग के बीच ट्रंप पर हमला हुआ, सबका दिमाग फौरन उसी तरफ दौड़ा, कहीं ईरान ने तो नहीं करवाया। ट्रंप ने शुरुआती जांच के बाद इससे इनकार करा है। ट्रंप ने कहा है नहीं, ये ईरान ने नहीं किया।
कोई विदेशी या ईरानी फंडिंग के सबूत नहीं मिले। हमलावर की पहचान थॉमस एलन के रूप में हुई है। एलन अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है, इसे पकड़ा गया है। पेशे से हमलावर एलन एक टीचर है, पढ़ाता था, शिक्षक है। इसके साथ ही वीडियो गेम का डेवलपर है। 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया इसने। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। हमलावर ने कमला हैरिस को $25 का चंदा दिया था। हमलावर होटल हिल्टन में पहले से ही मौजूद था। बड़ी बात यह कि ट्रंप के आने से पहले यह शख्स अंदर घुस चुका था। इस हमले में उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ था, इसकी जांच हो रही है। वो कार्यक्रम स्थल पर कई हथियारों के साथ पहुंचा था। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और चाकू थे। ट्रंप की एंट्री से पहले ये सारे हथियार लेकर वो होटल में घुस चुका था। आते ही उसने सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर को गोली मारी है, लेकिन बुलेट प्रूफ की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ऑफिसर को। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हमलावर एलन पर हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगे। खतरनाक हथियार से अमेरिका की पुलिस पर हमले का आरोप है इस पर। अब सोचिए जरा, इसके घर तक पहुंच गई है अमेरिका की पुलिस। इसके घर की गहन जांच हो रही है। यह इसके घर की तस्वीर सामने आई है। यह एलन का घर है। पुलिस पहुंची है पता करने के लिए। एक शिक्षक, एक इंजीनियर, एक गेम डेवलपर आखिर कैसे बंदूक लेकर राष्ट्रपति के डिनर में घुस गया। ट्रंप के जहन में बेशक यह सवाल रहा होगा, उन्होंने ईरान के साथ लंबी जंग लड़ी है, कहीं ईरान का हाथ तो नहीं। तो ट्रंप ने इसका भी जवाब दिया है, सुनिए। ये हमला मुझे ईरान में जंग जीतने से नहीं रोक सकता। मुझे नहीं पता इस हमले का ईरान युद्ध से कोई लेना देना है या नहीं। अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की हिंसा हुई है। कई जगहों पर बड़े नेताओं की हत्या हुई है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। वैको को मतलब होता है गधा। कोई वैको लोन वुल्फ था जो ये कर रहा था। बाद में हल्के हल्के जो है इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी, क्योंकि इस व्यक्ति को जिंदा पकड़ लिया है और ये बोलेगा। ये मैं जानता हूँ, जब वो उसको कहते हैं हम EIT, एनहांस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स। इसका मतलब होता है कि ऐसी मार पड़ेगी कि ये सब कुछ बक देगा, अपना नाम भी भूल जाएगा, शायद उसको फिर याद कराना पड़ेगा। तो ये बोलेगा कि ये हुआ वो हुआ। सो लेट्स वेट फॉर दैट। कैलिफोर्निया का रहने वाला है और उसने एक वहाँ पर टीचर था, उसको एक बेस्ट टीचर का अवार्ड भी अभी कुछ समय पहले मिला था। तो किस वजह से वो ऐसे आवेश में आ गया और उसने ये हमला कर दिया, क्योंकि उसे पूरी तरह मालूम होगा जो इसमें वो सफल तो हो नहीं पाएगा, सफल तो हो नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी थी। परंतु कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसने, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या उसकी मंशा थी, जो वो वहाँ पर ये सब वेपन लेकर आया और गन्स लेकर आया और चाकू लेकर आया। तो क्या करना वो चाहता था, ये सब अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी, उससे और आगे मालूम चलेगा। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति एक खतरनाक जॉब है, और वो भी वो राष्ट्रपति जो दुनिया के कई देशों से जंग लड़ रहा हो, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लाए, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मार दे और मरवा दे। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप पर 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान भी हमला हुआ था, गोली लगी थी, लेकिन वहां भी ट्रंप की जान कैसे बची। गोली लगने के बाद सीक्रेट सर्विस के लोग आए और उन्होंने ट्रंप को बचाया था। इस बार भी ये देखिए, चारों तरफ से घेर लिया था ट्रंप को। ये सीक्रेट सर्विस है, ट्रंप का खास सुरक्षा दस्ता। Look what happened. दुनिया बेशक सीक्रेट सर्विस की तारीफ करती हो, लेकिन ये हमले इस सर्विस पर सवाल उठाती है। ये देख रहे हैं ट्रंप के आसपास जो आपको काले कोट में नजर आ रहे हैं, ये सब सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। अब आपको बताऊं जरा, ट्रंप की जिन्होंने जान बचाई, यह सीक्रेट सर्विस बहुत खास सुरक्षा दस्ता माना जाता है अमेरिका का। जरा इसके बारे में आपको बताता हूं। ये देख रहे हैं, ये है सीक्रेट सर्विस के जवान। हर वक्त साए की तरह ट्रंप के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ रहते हैं। सीक्रेट सर्विस अमेरिका की एक हाईटेक सुरक्षा एजेंसी है
जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। सीक्रेट सर्विस के पास एक बड़ी और प्रशिक्षित टीम होती है। एजेंसी में अलग अलग रोल वाले करीब 8,000 लोग काम करते हैं। इसमें 3,200 स्पेशल एजेंट और 1,300 वर्दीधारी अफसर होते हैं। ये सब सख्त ट्रेनिंग से गुजरे हाईटेक कमांडोज होते हैं। 2,000 से ज्यादा तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ होता है ये, जो हर समय सुरक्षा और खुफिया निगरानी में लगे रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की। और इस सीक्रेट सर्विस में ही है कैट, CAT यानी काउंटर असॉल्ट टीम। इनकी एंट्री कब होती है? वो काले कोट वाले तब तक थे जब तक ट्रंप डिनर कर रहे थे। जैसे ही गोलियों की आवाज आई तब कैट की एंट्री हुई। सीक्रेट सर्विस की यूनिट है ये, जो राष्ट्रपति की मुख्य सुरक्षा टीम को सामरिक सहायता देती है। कैट का काम है राष्ट्रपति पर हमले रोकना और उन्हें खत्म करना। इस काम के लिए कैट में करीब 105 कमांडो की तैनाती होती है। कैट बहुत आक्रामक हाईटेक कमांडो की टीम होती है। साथ ही इसमें शामिल होने के लिए सीक्रेट सर्विस का एजेंट बनना पड़ता है। फिर करीब 8 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी बहुत सख्ती से की जाती है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि सिर्फ 10% लोग ही इसमें पास हो पाते हैं। कैट में आने के बाद फिर 9 महीने इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सीक्रेट सर्विस अमेरिकी राष्ट्रपति के आसपास कवच बनकर रहती है, जिसका जिम्मा संभालता है प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन, जो हर वक्त राष्ट्रपति के आसपास ढाल की तरह तैनात रहता है। किसी हमले के वक्त यह टीम राष्ट्रपति को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। इनका काम है, जैसे ट्रंप को आपने देखा होगा, जो काला कोट पहने हुए सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने ट्रंप को खींचा और लेकर गए, जेडी वेंस को खींचा और लेकर गए। राष्ट्रपति के लिए सीक्रेट सर्विस 3 लेयर का सुरक्षा प्लान बनाती है। ट्रंप की सुरक्षा में करीब 300 सीक्रेट सर्विस एजेंट तैनात रहते हैं। सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति और उनके परिवार की भी सुरक्षा करती है। उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, जो 24 घंटे इन दिग्गजों के खिलाफ आने वाले खतरों को नाकाम करने में लगी रहती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं व्हाइट हाउस के सचिव। उन्होंने खुद ही अपना भाषण लिखा है और वे ही जानते हैं कि वे क्या कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लासिक डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल होगा। वे पूरे हॉल को अपनी बातों से हिला कर रख देंगे। मजे के साथ साथ कुछ फायर शॉट भी होंगे। हमलावर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अकेले काम करने वाला व्यक्ति है। जांच एजेंसियां इस मामले में ज्यादा सटीक जानकारी दे सकती हैं। मुझ पर दूसरी बार इस तरह से हमला हुआ है। अमेरिका में ऐसे पागल हमलावरों का खतरा बढ़ रहा है, जो बिना किसी बड़े संगठन के भी गंभीर हमला कर सकते हैं। और इस हमले के बाद, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला हुआ था, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन ट्वीट किया है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। यह पीएम मोदी का ट्वीट था। प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह के हमले की निंदा की है और अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो हमला हुआ उसकी भी निंदा की है। देखिए क्या कहा पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा, वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हालिया घटना के बाद यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी सुरक्षित हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं उनकी लगातार सुरक्षा और कुशल मंगल होने की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। नेतन्याहू ने कहा, सारा और मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश से हैरान है। इस बात की राहत है कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। पवित्र भूमि से हम अमेरिका और उसके नेताओं की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, इस घटना पर हैरानी जताई शहबाज शरीफ ने। साथ ही उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप समेत वहां मौजूद लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करता हूं। सुनिए जरा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। मेरी पत्नी और मैं इस हमले को लेकर चकित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की बार बार कोशिश हो रही है। हम बेहद खुश हैं कि हमले में सभी सुरक्षित हैं। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। राजनेता या फिर किसी के खिलाफ हिंसा सही नहीं है। तो एक तरफ ट्रंप पर हमला हो रहा था, दूसरी तरफ लेबनान पर अटैक हो रहा था। इजराइल अटैक कर रहा था। तस्वीरें सामने आई है। सीजफायर के बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, उसी की एक तस्वीर है। الله أكبر يا شباب، جريمة على الدوار، جريمة في 500 سيارة عليكم، جريمة، عمل جريمة على الدوار، الله أكبر। और लेबनान के जिस हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है वहां बुलडोजर चल रहा है। आप देख रहे हैं सोलर पैनल लगे हुए, इस पर बुलडोजर चलाया।
दूसरी तरफ एक ड्रोन दागा गया था, उस ड्रोन को भी गिरा दिया है। ये देख रहे हैं, हिजबुल्लाह ने हरमीज ड्रोन को गिरा दिया है। आसमान में पूरी तरह से ढेर हो गया आसमान में। देख रहे हैं आसमान में ही इसके परखच्चे उड़ गए। तो इजराइल पर आरोप है कि सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरह जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान पहुंचे थे, ओमान आए और वापस वो इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन ट्रंप ने अपनी टीम को नहीं भेजा है। अब देखिए जरा कि आखिर ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो क्यों बातचीत के लिए अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं। अमेरिका ईरान में आखिर कैसे बनेगी बात। पाकिस्तान में कल अमेरिका ईरान की बातचीत टल गई। बैठक से कुछ देर पहले ट्रंप ने इसका ऐलान किया। बैठक में स्टीव विटकॉफ और कुशनर को शामिल होना था, लेकिन ट्रंप ने दोनों को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। ट्रंप ने अपनी टीम से कहा वो 18 घंटे की लंबी उड़ान नहीं भर सकते हैं। 18 घंटे पाकिस्तान जाकर बेकार की बातें अब नहीं करनी है। अमेरिका के पास सारे विकल्प मौजूद हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके थे। अराक्ची ने पाक पीएम और आर्मी चीफ मुनीर से बात की, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले ही लौट आए। अराक्ची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें सौंप दी हैं, साथ ही अमेरिकी मांगों पर आपत्ति की लिस्ट भी सौंप दी है। ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत से इनकार कर दिया था। ईरान ने कहा था वो अपनी मांग पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचाएंगे और अराक्ची की पाक नेताओं से मुलाकात में सीजफायर पर चर्चा हुई। पहला राउंड फेल होने के बाद दूसरे राउंड से उम्मीद थी, लेकिन दूसरे राउंड की बातचीत ही नहीं होने से तनाव बरकरार है। अराक्ची पाकिस्तान के बाद ओमान के दौरे पर पहुंचे और इसके बाद वो फिर पाकिस्तान लौटे। अब रूस जाएंगे। अमेरिकी मांगों और आपत्तियों पर वहां चर्चा हो सकती है। ईरान ने आगे बातचीत के संकेत दिए और इसके लिए उसके शर्तों का सम्मान जरूरी है, यह भी उन्होंने जोड़ा है। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। हम आपसे मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का वादा करते हैं और हम अभी जो कर रहे हैं वो यही है। मेरी ट्रंप के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। वो ईरान पर काफी ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, आर्थिक के साथ साथ सैन्य दबाव ईरान पर डाल रहे हैं। हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। अगर उन्हें कभी परमाणु हथियार मिल गया तो उसके सामने सब कुछ तुच्छ लगेगा और वे इसका इस्तेमाल भी करेंगे। वे बिना किसी झिझक के इसका इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जो भी सत्ता संभाले मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन 2 दिन इंतजार करने और लोगों को 16-17 घंटे की यात्रा करने का कोई कारण नहीं है। जब चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। सारी शक्ति हमारे पास है। यह पूरा समझौता जटिल नहीं है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप कह रहे हैं सारी शक्तियां हमारे पास हैं, लेकिन ईरान इस जंग में सीजफायर के बाद अपनी आवाम को यह बताने की भी कोशिश कर रहा है कि जीते तो हम हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट, वो जहाज जब अमेरिका ने अपने पायलट को लेने के लिए सेना भेजी थी और उस दौरान जो कुछ भी मार गिराया था ईरान ने, उस सब पर देखिए जरा ईरानी झंडे लगा दिए गए उस मलबे पर। ईरानी से अपनी जीत बता रहा है, इसीलिए समंदर में देखिए यह है गन बोट। इन्हीं बोट के सहारे ईरान कब्जा करता है दूसरे बड़े जहाजों पर। पूरे समंदर में हॉर्मूज में इसी तरह की बोट दौड़ रही हैं और बंदूक के साथ देखिए बंदूक लगी हुई है। जो जहाज इनकी बात नहीं मानता है वहां ये पहुंचकर गोली चलाते हैं, उसको कब्जे में लेते हैं और वापस लेकर आते हैं। और इसी तरह खबर आई कि ईरान ने एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। दावा यह किया गया 2 इजराइल के जहाज से जहां तक ईरान पहुंच गया। जमहूरियत इस्लामी ईरान
देखिए जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का आलम क्या है। ये देख रहे हैं दूर आपको जो जहाज नजर आ रहे हैं, ये सारे जहाज फंसे हुए हैं। 50-50, 60-60 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले तो ये निकल पाए, और जो इसमें नाविक हैं वो बुरी स्थिति में है। आपको बताऊं कि किस तरह से इस हॉर्मूज पर एक तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी की है, ईरान से जो जहाज जा रहा है अमेरिका उस पर कब्जा कर रहा है, जो जहाज ईरान की बिना बात माने हॉर्मूज से निकल रहा है उस पर ईरान कब्जा कर रहा है। यही किया है इजराइल के जहाजों के साथ भी कुछ इस तरह से। हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी के बीच घमासान मचा हुआ है। ईरान की वजह से यहां 100 से ज्यादा जहाज रुके हुए थे। दूसरी तरफ ईरान ने इजरायली जहाजों को रोक दिया है। इजराइल से जुड़े जहाजों पर ईरानी सेना ने कब्जा कर लिया है। हॉर्मूज में ही ये दोनों जहाज ईरान की नेवी के कब्जे में है बताया गया। इससे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज में एक ईरानी जहाज को रोक दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी के तहत यह एक्शन लिया गया। ईरान के बंदरगाह की ओर जाते जहाज को ISS पेराइट युद्धपोत ने से रोक दिया गया। फिर 13 अप्रैल से अब तक अमेरिकी सेना ने करीब 34 जहाजों को रोका है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलने वाला है। दरअसल ईरान ने यहां समुद्री माइंस बिछा रखी हैं, जिसे बारूदी माइंस कहते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसे हटाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। अगर अमेरिका ईरान में समझौता नहीं होता है उस स्थिति में हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही और लंबे समय तक असर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मूज में 20 से ज्यादा माइंस हो सकती हैं, जिन्हें हटाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, और ईरान ने कहा है कि माइंस को हटाना यह माना जाएगा युद्ध विराम का उल्लंघन। सुनिए ईरान को। ट्रंप और उनकी सेना बार बार जो धमकी दे रही है उसका हमारे पास मुंहतोड़ जवाब है। ईरान के खिलाफ किसी भी साजिश या हमले का जवाब देने में सक्षम है। ईरान की सेना तुरंत पूरी ताकत से हमला करेगी, दुश्मन को सबक सिखाएगी। हम अमेरिका की आतंकी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ईरान बदला जरूर लेगा। हम अमेरिका से एक एक गोली का हिसाब लेने की कसम खाते हैं। हम ट्रंप या उनकी धमकियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हमारे पास हथियार भी हैं और ताकत भी है। अमेरिका को झटका तो लगा है और साथ साथ में काफी देश चौंके भी हैं कि ईरान मीटिंग के लिए इस्लामाबाद नहीं, लेकिन कुछ सिग्नल्स पहले से आ रहे थे, जैसे कि ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं गलीबाग, उन्होंने बार बार कहा कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर से नाकाबंदी और अमेरिका नहीं हटाएगा और जब तक ये दबाव की राजनीति चलती रहेगी तो हम लोग इसमें वार्ता में शायद ही शामिल हो पाए। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरगाची की भी स्टेटमेंट आ रही थी, जिन्होंने कहा कि बार बार ये कहा कि अमेरिका हमको दबाव में ला करके और हमें सरेंडर कराना चाहता है इस्लामाबाद की बातचीत के अंदर। और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो उन्होंने किया है ये नाकाबंदी करके, ये युद्ध की घोषणा है। तो ये खबरों में आगे बढ़ते हैं, देश की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर एक मुश्किल में फंस गए हैं। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है बाबा के। बाबा बागेश्वर के बयान पर बवाल मचा है। अब हुआ क्या दरअसल देखिए जरा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पर ऐसी बात कही जिसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन शुरू हुआ। कांग्रेस ने अमरावती में प्रोटेस्ट किया। नारे लाओ, नारे। छत्रपति शिवाजी जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय। अरे भंडूटी सरकार, अरे भंडूटी सरकार महाराज की जय, जय। नारे लाओ, नारे। छत्रपति शिवाजी जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। न सिर्फ अमरावती, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में ये तस्वीर देख रहे हैं। पुणे में बाबा बागेश्वर के खिलाफ इस कदर गुस्सा। पुणे के अलावा नागपुर देखिए जरा। नागपुर में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने उनके पुतले जलाए। बागेश्वरांनी या अगोदरी तुकाराम महाराजांच्या बाबतीत चांगली चप्पल मारा ना थोडं। बागेश्वरांनी या अगोदरी तुकाराम महाराजांच्या बाबतीत बाबा बागेश्वर के खिलाफ बाकायदा शिकायत दी गई है। छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लोग पहुंचे। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है।
वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था। तशा इतिहासामध्ये किंवा आपल्या इथे जे काही ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा कुठलाही दाखला नाही। तर शिवाजी महाराज का इतिहास मंत्र से बदल रहा है, मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? राम कथा सुनाने वाले बाबा बागेश्वर ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाई, तब से पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। कोई बाबा का पोस्टर लेकर सड़क पर निकल आया तो किसी ने बाबा के पुतले को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र में शहर शहर हंगामा शुरू हो गया और बाबा की महाराष्ट्र में एंट्री बैन करने की मांग होने लगी। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर बाबा बागेश्वर ने ऐसा कहा क्या जिसके बाद ये बवाल और हंगामा मचा है। सड़क सड़क जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। देखिए जरा, दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान का यह मामला है नागपुर का। बाबा बागेश्वर ने मंच संभाला तो शिष्य गुरु पर छत्रपति की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार युद्ध करते करते थक गए और एक दिन थककर वो समर्थ स्वामी रामदास जी के पास गए। वहां उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और समर्थ स्वामी रामदास से कहने लगे कि अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते, अब अपनी सत्ता और मुकुट सौंप देना चाहते हैं। बागेश्वर बाबा के मुताबिक तब छत्रपति से समर्थ स्वामी रामदास ने कहा उस वक्त कि एक शिष्य का कर्तव्य गुरु की आज्ञा मानना है, और इसके साथ ही उन्होंने मुकुट छत्रपति शिवाजी के सिर पर रख दिया। उस दौरान आदेश दिया कि छत्रपति शासन गुरु की आज्ञा से चलाएं। दरअसल समर्थ स्वामी रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हुआ करते थे, लेकिन बागेश्वर बाबा के इस बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। अब विपक्षी दलों और मराठा संगठनों ने बागेश्वर बाबा के दावे को गलत बताया है। उनका कहना यह है कि छत्रपति शिवाजी ने कभी थक कर ऐसी पेशकश नहीं की और बागेश्वर बाबा का बयान छत्रपति शिवाजी के गौरवशाली इतिहास का अपमान है। इसी वजह से बागेश्वर बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा बागेश्वर ने, क्या कहा जिसके बाद ये सारा हंगामा हुआ। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो, आप ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन कर। 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन जैसे तीर निकल गया उसी तरह जुबान से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। अब देखिए इस पर सियासत और हंगामा शुरू हो गया। क्या कुछ हुआ? शिवसेना कह रही है पहले प्रतिमा गिराई, अब बाहरी लोगों को लाकर शिवाजी का अपमान करा रहे हैं। उन्होंने अपना राज्य किसी और को दिया, यह कहना एक ऐतिहासिक पाप है। महायुति सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के लिए मंच दे रही है। एनसीपी का कहना है महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बागेश्वर बाबा को किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए, बिना किसी शर्त के। कांग्रेस कह रही है शिवाजी महाराज स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो कभी थके नहीं। यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में ऐसे बयान दिए गए। वो चुप क्यों रहे? क्या बीजेपी इससे सहमत है कि शिवाजी ने अपना ताज सौंप दिया? सीएम फडणवीस ने कहा, विवाद बढ़ने पर फडणवीस ने मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। कई लोक कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। सुनिए जरा,
अब सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। इतिहास बदलने वाला ये बाबा जो है, ऐसे बाबा ढोंगी बाबा होते हैं। पहले पढ़ाई करो, इतिहास पढ़ो महाराष्ट्र का, शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज थे, इसलिए आप लोग आज भी हिंदू बनकर जी रहे हो। मैं ये बाबा को कहना चाहता हूँ, बागेश्वर वाले। किसको अधिकार दिया उसको, बागेश्वर को? और जिसको चाटना है तो उनको पैर उठ के तलवे चाटते रहे, पर महाराज का अवमान करेगा तो जो उसको जितना गालियां देगा उतना बख्शीश बढ़ा पाएगा। उसको अधिकार नहीं, उसको क्या मालूम है स्वराज्य का निर्माण कैसे हुआ। शिवाजी महाराज उनके शिष्य थे, इस तरह का एक वातावरण किया गया है। और शिवाजी महाराज की और रामदास जी की कभी भी भेंट भी नहीं हुई, तो ये जानबूझ के कहते हैं। मुझे दुख इसका है कि उसी वक्त उनको कहना चाहिए था कि इस तरह से बकवास मत करो। इतिहास में ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है। महापुरुषों के बारे में कई कहानियां हैं, रामायण महाभारत में भी कहानियां हैं। उनके इतिहास या परिस्थितियों के आधार पर हमें लगता है हमने जो इतिहास पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर यूपी से है। यूपी में कहां चला है बुलडोजर, कौन है ब्रिटिश मौलाना? यह है ब्रिटिश मौलाना। ब्रिटिश मौलाना पर बुलडोजर चल गया है। यह बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, उनके ठिकाने पर यह बुलडोजर चल रहा है। और जब बुलडोजर चल रहा था तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, लगभग आधा दर्जन बुलडोजर और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। जो आरसीसी है इनको प्लान नहीं तोड़ पाई, उनके लिए ब्रेकर आता है जो उसी से टूटेगा सर। रही अब आपको बताऊं कि आखिर मौलाना पर क्यों चला है बुलडोजर। मौलाना हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, ब्रिटेन जा चुके हैं, लेकिन उनके मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आखिर वजह क्या है, देखिए जरा। संत कबीर नगर के रहने वाले ब्रिटिश मौलाना पर कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन ने मौलाना के अवैध मदरसे को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की। सुबह 10 बजे प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौलाना के मदरसे पर पहुंचा और फिर 6 बुलडोजरों के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन के मुताबिक यह मदरसा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया। 8 साल पहले 25 कमरों वाले 3 मंजिला मदरसे का निर्माण किया गया था। आरोप यह भी है कि मदरसे का निर्माण विदेशी फंडिंग के जरिए किया गया। मदरसे में करीब 400 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इसे 2024 में बंद कर दिया गया और इसी दौरान एक शख्स ने अवैध निर्माण की एसडीएम कोर्ट से शिकायत कर दी। लंबी सुनवाई के बाद 2025 में कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। मदरसा प्रशासन डीएम के पास भी पहुंचा, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं एसडीएम, क्या कह रहे हैं। जिनके द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी वह मूल रूप से विदेश में निवास कर रहे थे, विदेशी नागरिक थे। और जो भारत में कानून में उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है, जिसके अनुसार उनको परमिशन लेकर इस भूमि को क्रय करना चाहिए था, एक तो वहाँ पर उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया। दूसरा गलती ये की गई थी कि इस भवन का निर्माण जो नियमानुसार विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें नक्शा पास कराने के उपरांत इनको करना चाहिए था, वो नक्शा नहीं पास कराया गया। तो आरबीओ एक्ट 1958 के तहत इसमें तत्कालीन जिलाधिकारी के स्तर से आदेश पारित किया गया था ध्वस्तीकरण का। मैं आपको बताऊं, देखिए जरा, ये ब्रिटिश मौलाना कौन है। ये है ब्रिटिश मौलाना, और ये मौलाना साहब विदेश रहते हैं, यहां नहीं रहते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश मौलाना दरअसल हैं कौन, आखिर ये कहां गायब हो गया अचानक। यूपी के रहने वाले ब्रिटिश मौलाना का असली नाम है शमशुल हुदा। 2007 में ब्रिटेन चले गए और 2013 में वहां के नागरिक बन गए, और लेकिन इसके बाद भी उसने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान किया। विशेष रूप से वोट डालने के लिए यूके से भारत आया था। जांच में पता चला कि 2017 तक वेतन और 2023 तक पेंशन ले रहा था। दरअसल 1984 में शमशुल की मदरसे में बतौर शिक्षक नियुक्ति हुई। इसके बाद वो ब्रिटेन चला गया, लेकिन शिक्षक का वेतन लेना नहीं छोड़ा उसने।
मामला सामने आया तो इसे लेकर 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया। यूपी पुलिस ने मौलाना पर जालसाजी और धोखाधड़ी पर एफआईआर की और इसी आधार पर ईडी ने जांच की तो मौलाना पर कई बड़े खुलासे हुए। ब्रिटिश मौलाना ने विदेशी नागरिकता छिपाकर एनजीओ में करोड़ों का लेन देन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उसने 30 से 50 करोड़ के आसपास की संपत्ति बनाई। संत कबीर नगर और आजमगढ़ में उसकी कई प्रॉपर्टी होने के दस्तावेज मिले। एटीएस की जांच में मौलाना का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। मौलाना शमशुल हुदा खान 2007 से ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। इस्लामी प्रचार के नाम पर वो पाकिस्तान के कई शहरों में लगातार जाता रहा। जम्मू कश्मीर में भी वो कई संदिग्ध लोगों के संपर्क में रहा है। फिलहाल ब्रिटिश मौलाना के अवैध मदरसे पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल में आज सुपर संडे था, रविवार का दिन था और बड़े बड़े लोगों की आज रैलियां थी। बंगाल में आखिरी दम कौन बेदम बताएंगे आपको। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री लगातार बंगाल में ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। आज कोलकाता में थे। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पहुंचे। पीएम मोदी कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंच के पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। दूसरी तरफ देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे तो ममता दीदी भवानीपुर में थी। भवानीपुर से ही चुनाव लड़ रही है ममता, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को देखिए। गृह मंत्री अमित शाह भी आज नादिया में थे, पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे। अमित शाह जी वेलकम, अमित शाह जी को वेलकम, अमित शाह जी को स्वागत, अमित शाह जी को स्वागत। और ममता बनर्जी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव पहुंचे थे रैली करने। दूसरी तरफ देखिए, रवि किशन, भोजपुरी स्टार और सांसद रवि किशन पहुंचे थे बीजेपी के लिए वोट मांगने और उनके रोड शो के दौरान देखिए हंगामा हो गया। चलो सीधे चलो, सीधे चलो, कोई तमाशा नहीं करेगा। लड़का लोग चलो, लड़का लोग सुनो, चलो चलो, हार है इनकी। ये टीएमसी के लोग सुनो, चलते रहो। दूसरी तरफ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। वो तस्वीर भी सामने आई, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने। बीजेपी अध्यक्ष भी रोड शो कर रहे थे और उनके आगे आगे देखिए जरा, श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी। प्रिय
जो जनता का मिजाज नहीं भांप पाए वो इतने भारी मतदान की खबरें सुनकर के बहुत हैरान है और कुछ लोगों की तो नींद ही खराब हो गई है। जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार, भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। भाजपा और चुनाव आयोग का गठजोड़ वैध मतदाताओं को एसआईआर के माध्यम से हटाने से संतुष्ट नहीं है। अब वो लोकतांत्रिक परिणाम को दूषित करने के लिए धीमी गति से मतदान और ईवीएम में छेड़छाड़ का सहारा ले रहे हैं। हमने लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी के प्रति कड़ी चेतावनी दी और उनसे सतर्क रहने का आग्रह किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक वोट की निष्पक्ष रूप से गिनती हो। 4 मई के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा करने की कोई स्थिति नहीं बनेगी और पश्चिम बंगाल, वो जो भद्र लोग कहा जाता था, वो अपनी भद्रता और गरिमा के साथ पुनः स्थापित हो। पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है, मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटरोगेशन नहीं किया। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का पुराना एक तंत्र है कि प्रदेश में कट्टी और केंद्र में बट्टी। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि राहुल गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पूरे चुनाव में वो गेम चेंजर भी मानी जा रही है। कौन सी तस्वीर है, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतुआ समाज के मंदिर पहुंचे हैं। चुनावी अभियान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ ठाकुर मंदिर में पूजा की। पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय की आध्यात्मिक जननी बड़ो मां के दर्शन किए। उन्होंने श्री श्री हरिचंद ठाकुर और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर को भी याद किया। पीएम ने सोशल मीडिया पर मतुआ मंदिर में दर्शन की तस्वीरें शेयर की। एक दूसरे पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की। वो तस्वीर 2019 की है। उसमें पीएम मोदी बड़ो मां के साथ दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में मतुआ समुदाय को नागरिकता का भरोसा भी दिलाया। पीएम मोदी दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मतुआ मंदिर गए थे। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी है 2 करोड़। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और नदिया मतुआ बहुल जिले हैं। मतुआ एक धार्मिक समूह है जो दलित वर्ग से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जातियों में मतुआ करीब 17.4% वो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से पहले और बाद में भारत आए। लाखों लोगों ने धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत का रुख किया। आज मतुआ समुदाय भारत में शरणार्थियों के सबसे बड़े समूहों में से एक है। मतुआ समुदाय के पास नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की कमी रही। सीए उन्हें स्थायी नागरिकता और कानूनी पहचान की सुरक्षा देता है। यही वजह है कि मतुआ सीए को लागू करने की मांग करता रहा है। मतुआ समुदाय बंगाल की 40 से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। इस समुदाय के बड़े तबके को बीजेपी का पारंपरिक वोटर भी माना जाता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। पूरा भारत नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ दिख रहा है और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने
ये चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी अगुवाई की। और आप पीछे से लेकर आगे तक देख सकते हैं किस प्रकार से हर एक विधानसभा में भाजपा का कार्यकर्ता से अधिक जनता सड़कों पे आ गई है। बंगाली निकला है बाहर अपने आप को बचाने के लिए, जो प्रताड़ित हुआ, जो कुंठित हुआ, जहां पर वो अपने को हिंदू नहीं बोल पा रहा है, मंत्र नहीं बोल पा रहा, यात्रा नहीं निकाल पा रहा, मछुआरा समाज काम नहीं कर पा रहा है, वहां पर मजदूरों की 7,000 मिल यहां पर बंद हो गई। अब वो समय आ गया है कि केंद्र के साथ जुड़ेंगे, बंगाली बम बम होंगे। बीजेपी ने पूरी आर्मी भेज दी, पूरी सेंट्रल फोर्सेस भेज दी आप लोगों के खिलाफ, पूरे देश से आर्मी इकट्ठी करके बंगाल में भेज दे रहे। बंगाल में टेररिस्ट रहते हैं क्या? ये बंगाल के ऊपर हमला है, बंगाली संस्कृति के ऊपर हमला है, बंगाली अस्मिता के ऊपर, इज्जत के ऊपर हमला है, हर बंगाली के ऊपर हमला है। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अपन बयान है चले दूसरे के लिए लड़का देखने और लड़की देख। ये केजरीवाल अपने तो सरकार जीत नहीं पाए और चले हैं ममता बनर्जी को जिताने के लिए। थोड़ा जाने से जीतने के बजाय और 2-4 सीट गिर जाएगा। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब में क्या हो रहा है। आप में हड़कंप है, हो क्या रहा है। अलग अलग जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं पंजाब में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बरनाला की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीर है। अगली तस्वीर देखिए जरा, जालंधर में प्रदर्शन हो रहा था। अशोक मित्तल के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अशोक मित्तल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब आपको लिए चलता हूं हरभजन सिंह के घर। हरभजन सिंह के घर के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था। कार्यकर्ता पहुंच गए। हरभजन सिंह सांसद थे आपसे। उसके बाद हरभजन सिंह के घर के बाहर देखिए जरा, उनके घर के बाहर लोगों ने गद्दार लिख दिया। आज जो आम आदमी पार्टी वालों को ये तो जरूर प्रॉपर तस्वीर करिए और उबल बाज आज जो आम आदमी पार्टी वालों और आइए अब आपको बताऊं, हरभजन सिंह को जो सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा हरभजन सिंह से ले ली गई है। आपको बताऊं, देखिए जरा क्या स्थिति उनकी सुरक्षा की। हरभजन सिंह अब पंजाब सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की सुरक्षा में रहेंगे। बतौर आप सांसद हरभजन सिंह को पंजाब सरकार ने Z+ सुरक्षा दी थी, लेकिन आज सुबह भगवंत मान सरकार ने इसकी सुरक्षा वापस ले ली। उनके जालंधर स्थित आवास से 9 से 10 सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए। हरभजन सिंह को दी गई सरकारी गाड़ियां भी वापस बुला ली गई। साथ ही इसके कुछ घंटे बाद उन्हें केंद्र की ओर से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। अब सीआरपीएफ के कमांडो हरभजन सिंह की सुरक्षा में लगा दिए गए हैं। साथ ही उन्हें अब दिल्ली और पंजाब में केंद्रीय सुरक्षा बलों का घेरा भी मिलेगा। शनिवार को जालंधर में उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था। कुछ लोग पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने दीवार पर देखिए गद्दार लिख दिया था। और इससे पहले बीजेपी में आए राघव चड्ढा की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया था। राघव चड्ढा को केंद्र की ओर से Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और आप छोड़ने वाले दूसरे सांसदों को भी केंद्र की ओर से सुरक्षा दी गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है। ये सब स्वार्थी है, अपने अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जिधर फायदा मिलेगा उधर जाना है। हमने पंजाब के साथ, पंजाबियों के साथ,
पंजाबी लोगों के साथ कोई गद्दारी नहीं की। हम पहले तन मन धन से सेवा कर रहे थे, हम उससे 10 गुना ज्यादा सेवा करेंगे। किसी यूथ को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। गद्दारी नहीं, हम पंजाब और पंजाबियों के लिए जान भी हाजिर है। तो अभी ये बवाल बढ़ेगा और इसे केजरीवाल और आपने पंजाब के अपमान से जोड़ दिया। अब बारी है लाइफ का फंडा की। सच अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन जैसे बीमारी भगाने के लिए कड़वी दवा भी जरूरी है, इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कड़वे सच का भी सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने करीब 500 साल पहले सच को लेकर लाइफ का जो फंडा दिया वो आज भी उतना ही काम का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सचिव वैद गुर तीनी जौ प्रिय बुलहि भय आस, राज धर्म तर तंतीनी तर बोई बिगही नास। मतलब किसी अधिकारी का सचिव, सलाहकार या फिर खास दोस्त किसी डर की वजह से सच की बजाय सिर्फ मीठा बोलता है तो उस अधिकारी या बड़े पद वाले शख्स को भारी नुकसान होता है, क्योंकि सलाहकार या दोस्त उसे उसकी गलतियां नहीं बताता। वैद्य यानी डॉक्टर सब कुछ साफ साफ बताने के बजाय सिर्फ यह सोचे कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए और आपके पसंद की बात करे तो आपके शरीर को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसा करके वो बीमारी का सही इलाज या परहेज नहीं बताता। इसी तरह गुरु यानी टीचर अपने शिष्यों या छात्रों से अगर हमेशा सिर्फ मीठी बात बोलते हैं, छात्रों के माता पिता या किसी और दबाव से सच छिपाते हैं, तो टीचर और छात्र दोनों का भविष्य खराब होता है। क्योंकि टीचर अगर छात्र की कमी नहीं बताएगा, गलती पर उसे फटकार नहीं लगाएगा, तो वो न सही रास्ता समझेंगे और ना उस पर चल पाएंगे, और शिष्य की नाकामी से गुरु का मान भी कम होगा। इस तरह तुलसीदास जी ने इस श्लोक के जरिए फंडा दिया, सच को बोलने और सहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि झूठ या स्वार्थ का जाल मीठा हो सकता है लेकिन उसका नतीजा हमेशा खराब होता है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।